नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। कोविड-19 संक्रमण और मृत्यु दर के वैश्विक औसत की तुलना में भारत की स्थिति बेहतर। स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों से संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए बार-बार हाथ धोने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की। स्वदेश लौट रहे लोगों के लिए होटल संगरोध की अवधि 14 दिन से घटाकर 7 दिन की गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 लाख प्रवासी श्रमिकों के कौशल स्तर का डेटाबेस तैयार किया। प्रवासी आयोग इसके लिए रोजगार सुनिश्चित करेगा। देश में ही निर्मित हल्के लड़ाकू विमान तेजस के दूसरे स्क्वाड्रन का संचालन आज तमिलनाडु के सुलूर बेस से शुरू और लगातार बारिश से पूर्वोत्तर राज्यों में जनजीवन अस्त-व्यस्त। समाचार प्रभात के इस अंक में अपने सहयोगी सिद्धार्थ सिंह के साथ मैं मुकेश कुमार। कोविड-19 महामारी के खिलाफ संघर्ष में प्रति 1 लाख की आबादी पर संक्रमण और मृत्यु दर के वैश्विक औसत की तुलना में भारत की स्थिति काफी बेहतर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि पूर्णबंदी और सरकार के नियंत्रण के उपायों के कारण भारत में प्रति 1 लाख की आबादी पर 10.7 लोग संक्रमित हैं, जबकि विश्व में ये संख्या 69.9 है। अधिकारी ने बताया कि विश्व में इस महामारी से मौत का आंकड़ा प्रति 1 लाख की आबादी पर 4.5 है, जबकि भारत में ये 0.3 है। उन्होंने बताया कि भारत में सही समय पर पूर्णबंदी लागू करने और संक्रमण रोकने के उपायों के कारण कोविड-19 से मृत्यु दर 2.87% है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि संक्रमण से उपचार के बाद स्वस्थ होने की दर बढ़कर 41.61% हो गई है, जबकि ये मार्च में 7.1% थी। अब देश में 60,490 पीपल रिकवर हो गए हैं और उसके साथ ही जो हमारा रिकवरी रेट 7.1% करीब मार्च में था, वह बढ़ते बढ़ते 11.42%, जबकि हमने सेकेंड लॉकडाउन शुरू किया। थर्ड लॉकडाउन शुरू करने के समय पर वह बढ़कर 26.59% हुआ और आज हम देख रहे हैं कि फील्ड में एफर्ट्स करने की वजह से वह लॉकडाउन के इस प्रेजेंट टाइम में बढ़कर 41.61% हो चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने लोगों से बार-बार हाथ धोने, मास्क लगाने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने के उपायों का पालन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए एहतियाती उपाय जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि इस महामारी से मरने वालों में लगभग 50% वृद्ध लोग हैं, जबकि 73% मृतक अन्य रोगों से भी ग्रस्त थे। करीब 50% डेथ केसेस एल्डरली पॉपुलेशन में रिपोर्ट हुए हैं और साथ ही करीब 73% केसेस जो डेथ के हैं वह पीपल विद कोमॉर्बिडिटीज में रिपोर्ट हुए हैं। तो हम प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स को लेते हुए अपने घर में जो एल्डरली हैं, अपने घर में जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, उन सबको बचाने के लिए सारे प्रिवेंटिव स्टेप्स लें। अगर हमारे को कोई भी ऐसा केस दिखता है कि जिसमें कोई हमारे को सिम्टम्स हैं, तो हम गवर्नमेंट द्वारा ऑर्गेनाइज की फैसिलिटीज को एक्सेस करें। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक बलराम भार्गव ने कहा कि मौजूदा समय में 1 लाख से अधिक नमूनों की जांच प्रतिदिन की जा रही है। उन्होंने बताया कि देश में इस समय 612 प्रयोगशालाओं में जांच हो रही है, जिनमें 430 सरकारी और 182 प्राइवेट प्रयोगशालाएं हैं। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा के उपयोग के बारे में परिषद के महानिदेशक ने कहा कि इसका व्यापक उपयोग मलेरिया रोधी दवा के रूप में होता है और इसके विषाणु रोधी गुणों के कारण परिषद ने समुचित निगरानी में परीक्षण आधार पर इसके प्रयोग की सिफारिश की थी। उन्होंने कहा कि अध्ययन में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का कोई बड़ा साइड इफेक्ट नहीं पाया गया है। स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन ने स्वास्थ्य मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव, स्वास्थ्य सचिव और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक इस बैठक में मौजूद थे। इन राज्यों में पिछले 3 सप्ताह में कोविड-19 के मामलों में काफी वृद्धि हुई है। इस दौरान पूर्णबंदी के नियमों में छूट और एक राज्य से दूसरे राज्य में आने जाने की अनुमति दी गई है। बैठक में राज्यों को मृत्यु दर पर रोगियों की संख्या के दोगुना होने की अवधि, परीक्षण की दर और संक्रमण के प्रसार के बारे में जानकारी दी गई। इसके अतिरिक्त रोकथाम की कारगर रणनीति पर भी चर्चा हुई। राज्यों से कहा गया है कि टीबी, कुष्ठ रोग और उच्च रक्तचाप तथा मधुमेह जैसी गैर संचारी रोगों के उपचार के लिए भी तत्काल कदम उठाए जाएं। सभी राज्य घर घर जाकर सर्वेक्षण कराने के लिए परीक्षण करने,
रोगियों के संपर्क में आए व्यक्तियों का पता लगाने और कारगर चिकित्सा प्रबंधन की व्यवस्था करने पर सहमत थे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोविड-19 महामारी से बाहर आने के लिए पूरी दुनिया के लोगों को रोग का उपचार, लक्षणों की जांच और टीका ही केवल एकमात्र उपाय है। उन्होंने ट्वीट संदेशों में कहा कि इसके जोखिम, अनुसंधान, औषधि उत्पादन और वितरण के लिए वैश्विक संसाधनों को जुटाना इसी शर्त पर हो सकता है जिसका परिणाम सबके लिए उपलब्ध हो। उन्होंने गेट्स फाउंडेशन से स्वास्थ्य सेवा में सुधार की नई पद्धतियां अपनाने में भूमिका बढ़ाने का आह्वान किया। स्वास्थ्य मंत्री गेट्स फाउंडेशन के ट्वीट का जवाब दे रहे थे, जिसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी मंडल का अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी गई थी। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि उनका सिद्धांत सभी के लिए स्वास्थ्य सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में होने वाली उन्नति वंचित लोगों के साथ साझा की जानी चाहिए ताकि धरती सुरक्षित और स्वस्थ हो सके। उन्होंने ये भी कहा कि सभी लोगों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा और 50 करोड़ भारतीयों के स्वास्थ्य बीमा का लक्ष्य है। इस सप्ताह तक देश में 1 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिला है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी का प्रसार रोकने के लिए लोगों से हाथ धोने और सुरक्षित दूरी के नियमों का पालन करने की अपील दोहराई है। मंत्रालय ने ट्विटर पर कहा कि नए दिशा निर्देशों के अनुसार लोगों को हमेशा सुरक्षित दूरी बनाए रखने, साबुन और पानी से हाथ धोने या अल्कोहल युक्त हैंड सैनिटाइजर के प्रयोग जैसे नियमों का पालन करना चाहिए। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय अपराध बनाया गया है। इससे वायरस के प्रसार का जोखिम भी बढ़ सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों से बाहर निकलते समय फेस मास्क के प्रयोग पर जोर दिया है ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोका जा सके। इसके साथ ही लोगों से यह भी कहा गया है कि वे सही सूचनाओं का प्रसार करें और इस बीमारी के लक्षण पाए जाने वाले व्यक्तियों को जांच कराने के प्रति जागरूक करें। स्टिग्मा को दूर करने की जरूरत है क्योंकि इसकी वजह से लोगों की शीघ्र मदद में देरी हो सकती है, जिससे उनका स्वास्थ्य और बिगड़ सकता है। लोगों की सुरक्षा के लिए यह जरूरी है कि वे 2 गज की दूरी का पालन करें। साथ ही उन्हें अपने हाथ, नाक और मुंह को भी छूने से बचना चाहिए। लोगों को तंबाकू सेवन का प्रयोग नहीं करना चाहिए तथा सार्वजनिक स्थानों पर नहीं थूकना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी कहा है कि यदि किसी व्यक्ति को इस बीमारी के लक्षण दिखते हैं तो उसे हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करना चाहिए। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। देश में कोविड-19 रोगियों के संपर्क में आए रोगियों का पता लगाने, संक्रमण के क्षेत्रों की जानकारी और स्व आकलन के लिए महत्वपूर्ण मोबाइल ऐप आरोग्य सेतु अब ओपन सोर्स हो गया है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कल नई दिल्ली में ये घोषणा करते हुए कहा कि पारदर्शिता, निजता और सुरक्षा आरंभ से ही आरोग्य सेतु के मुख्य सिद्धांत रहे हैं। उन्होंने कहा कि विश्व में कहीं भी किसी भी सरकारी उत्पाद को इस हद तक ओपन सोर्स नहीं किया गया है। केंद्र ने राज्यों से सुनिश्चित करने को कहा है कि स्वदेश लौट रहे भारतीयों से संगरोध अवधि के लिए होटलों द्वारा लिया गया हफ्ते भर का अतिरिक्त शुल्क लौटा दिया जाए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने ऐसे लोगों के लिए शुरुआती 7 दिन होटल में संगरोध में रहने और बाद के 7 दिन घर में पृथकवास में रहने के संशोधित दिशा निर्देश जारी किए थे। विदेशों से लौट रहे भारतीयों ने 14 दिन के लिए होटल की अग्रिम बुकिंग करा ली थी। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में कहा है कि कुछ होटल 7 दिन का अग्रिम भुगतान लौटाने से इनकार कर रहे हैं। उन्हें केवल 7 दिन का शुल्क लेने का निर्देश दिया जाए। केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा है कि जब पूरा देश कोविड-19 महामारी से संघर्ष में लगा है, कांग्रेस पार्टी इसे लेकर राजनीति कर रही है। श्री जावड़ेकर ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि पूरा विश्व सही समय पर लॉकडाउन लागू करने के लिए भारत की प्रशंसा कर रहा है, वहीं कांग्रेस इसकी आलोचना कर रही है। उन्होंने कहा कि श्री राहुल गांधी ने पूर्णबंदी के बारे में गलत जानकारी दी, जिससे स्पष्ट है कि कांग्रेस किस तरह की राजनीति कर रही है। दुनिया के बहुत सारे प्रमुख देशों में और चीन भी जिस तरह से नुकसान हुआ, उस तुलना में भारत का नुकसान कम रहा। इसके लिए पूरी दुनिया भारत की प्रशंसा कर रही है कि सही समय पर लॉकडाउन लगाया, लेकिन जिसकी पूरी दुनिया प्रशंसा करती है उसका कांग्रेस विरोध करती है। वंदे भारत मिशन के तहत विभिन्न देशों से सोमवार तक 158 उड़ानों से 30,000 से अधिक लोग स्वदेश लौट चुके हैं।
नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत से 164 उड़ानों से 10,000 से अधिक विदेशी नागरिक वापस गए हैं। उन्होंने बताया कि वंदे भारत मिशन के अंतर्गत मध्य जून तक 49,000 और लोगों को ले जाया जाएगा। पश्चिम बंगाल में घरेलू उड़ान सेवाएं कल से फिर शुरू हो जाएंगी। इसके अंतर्गत कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, सिलीगुड़ी में बागडोगरा और पश्चिमी बर्दवान जिले में अंदर हवाई अड्डे से विमान सेवाएं चलेंगी। देश के अन्य राज्यों में सोमवार से घरेलू उड़ानें फिर शुरू हुई, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार के आग्रह के बाद राज्य के लिए ये निर्णय 3 दिन तक टाल दिया गया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने घरेलू विमान यात्रियों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। घरेलू विमान सेवा शुरू होने के आज तीसरे दिन चेन्नई हवाई अड्डे से 21 विमान रवाना होंगे और इतने ही विमान उतरेंगे। कल हवाई अड्डे पर सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए 41 उड़ानें संचालित हुईं। इस बीच राज्य में कल 642 लोगों में कोविड-19 संक्रमण की पुष्टि हुई। राज्य में कोरोना से संक्रमित रोगियों की संख्या अब 17,728 हो गई है। कल संक्रमण की पुष्टि वाले लोगों में 59 चेन्नई से हैं, जबकि 49 व्यक्ति अन्य राज्यों से तथा 5 व्यक्ति विदेश से आए हैं। कल कोरोना से 9 लोगों की मृत्यु होने के साथ ही राज्य में इस महामारी से मरने वालों की संख्या 127 हो गई है। इनमें से अधिकतर लोग अन्य बीमारियों से भी पीड़ित थे। 611 रोगी स्वस्थ होने के बाद घर जा चुके हैं। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। तमिलनाडु सरकार ने आजीविका कार्यों में तेजी लाने के लिए मशीन चालित नौकाओं से मछली पकड़ने पर प्रतिबंध मौजूदा 61 दिन से घटाकर 47 दिन कर दिया है। पूर्वी तटीय क्षेत्र में मछुआरों को 1 जून से मछली पकड़ने के लिए समुद्र में जाने की अनुमति दी गई है। पहले इस पर 14 जून तक प्रतिबंध रहता था। पश्चिमी तटीय क्षेत्र में मछुआरे 1 अगस्त से मछली पकड़ने का काम शुरू कर सकते हैं। ये कदम इसलिए उठाया गया है कि मछुआरे लॉकडाउन के कारण समुद्र में नहीं जा पाए थे। राज्य मत्स्य पालन विभाग के अनुसार केंद्र ने देश के आर्थिक जोन में प्रतिबंध अवधि कम करने की अनुमति दे दी है, लेकिन मछुआरों ने 15 जून से मछली पकड़ने का फैसला किया है, क्योंकि उनके सहयोग के लिए मजदूरों को अपने मूल निवास से वापस आना है। चेन्नई से जयसिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कुमार राधारमन। सोमवार तक अलग अलग राज्यों से 3,274 श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियां चलाई जा चुकी हैं। इन रेलगाड़ियों से 44 लाख से अधिक लोगों को उनके घर पहुंचाया गया है। रेल विभाग ने इन यात्रियों को 74 लाख से अधिक भोजन पैकेट्स और 1 करोड़ से अधिक पानी की बोतलें निःशुल्क उपलब्ध कराई हैं। रेल विभाग ने श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों के अलावा 1 जून से 200 अतिरिक्त रेलगाड़ियां चलाने की योजना बनाई है। भारतीय रेल बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह राज्य पहुंचा रहा है। रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में बताया कि श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों से 45 लाख प्रवासी कामगारों को भेजा गया है। बहुत बड़े स्तर पर ये ऑपरेशन चल रहा है, जिसमें कि हम श्रमिक ट्रेनों के माध्यम से लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा रहे हैं और इसमें हमने बहुत बड़े पैमाने पे लोगों को अब तक ले जा चुके हैं। ये ट्रेनें सभी राज्यों से, मेनली गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, इन सभी राज्यों से चलाई जा रही हैं। 3300 के करीब ये ट्रेन हम चला चुके हैं और करीब 45 लाख पैसेंजर्स को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा चुके हैं। रेलवे अधिकारी ने बताया कि रेल किरायों में रोगियों और दिव्यांगों को ही रियायत दी जाएगी। अन्य यात्रियों को किसी प्रकार की कोई छूट नहीं मिलेगी। सभी कंसेशन जो हमारे मेन कैटेगरी के हैं, वो सभी कंसेशन जैसे कि पेशेंट्स हैं, दिव्यांगजन हैं, इनको छूट मिलेगी। लेकिन इन 2 कैटेगरी के अलावा जो लोग हैं, उनको अभी रिजर्वेशन में कोई छूट नहीं है। जैसे सीनियर सिटीजन हो, उनको रिजर्वेशन में छूट नहीं है, लेकिन उनका कोटा निर्धारित है। मतलब ये, अगर कोई सीनियर सिटीजन यात्रा करना चाहते हैं तो हम नहीं चाहते हैं कि बहुत बुजुर्ग लोग ट्रेन में चलें आजकल, तो इस हेतु हम डिस्करेज करने के लिए अभी हमने कंसेशन ओपन नहीं किए हैं। लेकिन अगर आकस्मिकता के आधार पर किसी को चलना पड़ता है तो उसके लिए कोटा जरूर रहेगा कि वो लोअर बर्थ उनको प्राप्त हो जाए। देश के विभिन्न भागों से प्रवासी मजदूरों का बिहार वापस जाना अब भी जारी है। 17 लाख से अधिक प्रवासी 1,135 श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों से बिहार के विभिन्न भागों में पहुंच चुके हैं। गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली से सबसे अधिक प्रवासी कामगार बिहार लौट रहे हैं। मुख्य सचिव दीपक कुमार ने कहा है कि महाराष्ट्र से लौटने वाले सभी इच्छुक कामगारों के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का इंतजाम किया जाएगा। इस समय लगभग 12 लाख प्रवासी मजदूरों को प्रखंड स्तर पर बने 14,000 से अधिक क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है।
कामगारों की बढ़ती संख्या को देखते हुए उन्हें अब होम क्वारंटाइन में रहने का निर्देश दिया गया है। 14 दिनों तक प्रत्येक दिन उनके स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। इस दौरान यदि किसी में कोरोना का लक्षण मिलता है तो उनके नमूने लेकर संक्रमण की पुष्टि की जाएगी और अस्पताल में भर्ती किया जाएगा। अब तक लगभग 2000 प्रवासी कामगारों में पॉजिटिव मामलों का पता चल चुका है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। अंडमान निकोबार द्वीप समूह विमान सेवा शुरू होने के बाद अब समुद्री मार्ग से भी फिर से जुड़ने जा रहा है। कल MV नानकोरी नामक पोत फंसे यात्रियों को चेन्नई से लेकर रवाना हुआ। हवाई सेवा शुरू होने के बाद अंडमान निकोबार अब समुद्री मार्ग से भी मुख्य भूमि से जुड़ने जा रहा है। कल देर शाम जलयान MV नानकोरी 163 फंसे हुए लोगों को लेकर चेन्नई के लिए रवाना हो गया। इसके 29 मई को चेन्नई पहुंचने की संभावना है। जहाज पर चढ़ने से पहले जारी दिशा निर्देशों के अनुसार सभी यात्रियों की चिकित्सा जांच की गई और यात्रियों के सामान तथा यात्री क्षेत्र को पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया। इसके साथ ही जहाज पर सवार यात्रियों को चेन्नई या उससे आगे की यात्रा करने के लिए विशेष पास भी जारी किए गए हैं। लोगों की यात्रा को सुगम बनाने के उद्देश्य से अन्य संबंधित राज्यों के साथ तालमेल बैठाने के लिए प्रशासन ने इस यात्रा के बारे में इन्हें सूचित किया है। बाहरी द्वीपों के फंसे हुए यात्रियों को प्रशासन द्वारा जलयान और बसों की व्यवस्था कर सुनियोजित तरीके से इस जहाज यात्रा के लिए पोर्ट ब्लेयर भी पहुंचाया गया। इसके साथ ही 28 मई को MV निकोबार शाम 5 बजे फंसे हुए यात्रियों को लेकर चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर के लिए छूटेगा। आकाशवाणी समाचार के लिए पोर्ट ब्लेयर से मैं गौरव पटवाल। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। खुजली झटपट दूर करे जालिम लोशन, वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर फिर से मुख्य समाचारों पर। कोविड-19 संक्रमण और मृत्यु दर के वैश्विक औसत की तुलना में भारत की स्थिति बेहतर। स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों से संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए बार बार हाथ धोने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की। स्वदेश लौट रहे लोगों के लिए होटल संगरोध की अवधि 14 दिन से घटाकर 7 दिन की गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 लाख प्रवासी श्रमिकों के कौशल स्तर का डेटाबेस तैयार किया। प्रवासी आयोग इनके लिए रोजगार सुनिश्चित करेगा। देश में ही निर्मित हल्के लड़ाकू विमान तेजस के दूसरे स्क्वाड्रन का संचालन आज तमिलनाडु के सुलूरू बेस से शुरू। और लगातार बारिश से पूर्वोत्तर राज्यों में जनजीवन अस्त व्यस्त। उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन के दौरान अन्य राज्यों से लौटे लगभग 15 लाख प्रवासी कामगारों के कौशल स्तर का डेटाबेस तैयार कर लिया है। इससे राज्य सरकार को इन कामगारों को पास की ही किसी जगह पर काम दिलाने में मदद मिलेगी। राज्य सरकार ने प्रवासी आयोग का गठन भी किया है, जो कामगारों के लिए रोजगार के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा भी सुनिश्चित करेगा। प्रवासी आयोग ये सुनिश्चित करेगा कि सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देने के बाद ही किसी राज्य को उत्तर प्रदेश के मजदूरों और कामगारों की सेवा दी जाए। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से कहा है कि दूसरे राज्यों को पत्र लिखकर उन कामगारों की सूची मांगी जाए जो अभी भी उत्तर प्रदेश वापस आना चाहते हैं और सरकार उनकी वापसी सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कामगारों की स्किल मैपिंग का काम अगले 15 दिनों के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। अब तक प्रदेश में स्किल मैपिंग के पहले चरण में लगभग 15 लाख प्रवासी कामगारों अपना पंजीकरण कराया है। इसमें ऑटो मैकेनिक, बिजली मिस्त्री और सिलाई जैसे काम शामिल हैं। राज्य सरकार मजदूरों को स्किल ट्रेनिंग देने और भत्ता मुहैया कराने के साथ ही उन्हें बीमा कवर भी दिलाएगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। भारतीय वायुसेना कोयम्बटूर के पास सुलूर बेस में हल्के लड़ाकू विमान तेजस के साथ अपने नंबर 18 फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड्रन का आज से संचालन शुरू कर रही है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया इसका उद्घाटन करेंगे। देश में ही निर्मित इस हल्के लड़ाकू विमान को सभी मानकों के साथ पूर्ण संचालन की मंजूरी मिल गई है। फ्लाइंग बुलेट्स आधुनिक बहुआयामी लड़ाकू विमान के साथ संचालित होने वाला वायुसेना का दूसरा स्क्वाड्रन है। LCA तेजस विमान के साथ पहले स्क्वाड्रन को नंबर 45 फ्लाइंग ड्रैगर्स के नाम से जाना जाता है और उसका मुख्यालय भी इसी बेस में है। रक्षा मंत्रालय की विज्ञप्ति में बताया गया है कि नंबर 18 स्क्वाड्रन का गठन 1965 में हुआ था और श्रीनगर से संचालित और वहां उतरने वाला ये पहला स्क्वाड्रन था। इस स्क्वाड्रन से कुछ सैनिकों को 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। इस स्क्वाड्रन को इस वर्ष सुलूर बेस में 1 अप्रैल से फिर शुरू किया गया है।
LCA तेजस चौथी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है, जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने तैयार किया है। प्रत्येक 2 वर्ष पर होने वाले सैन्य कमांडर सम्मेलन का पहला चरण आज से शुरू हो रहा है। सम्मेलन 29 मई तक चलेगा। कोरोना संकट के कारण ये सम्मेलन अप्रैल में नहीं हो सका था और अब इसे 2 चरणों में कराने का निर्णय लिया गया है। दूसरा चरण जून के अंतिम सप्ताह में शुरू होगा। राजस्थान में कोरोना के अब तक 7,536 मामले सामने आए हैं। इनमें से 236 पॉजिटिव मामलों का कल पता चला। प्रदेश में कोरोना से अब तक 170 लोगों की मौत हुई है। एक रिपोर्ट। राज्य में कोरोना के कुल सक्रिय मरीजों में से 65% से ज्यादा संख्या अन्य राज्यों से लौटे प्रदेश के प्रवासियों की है। अब तक 2011 प्रवासियों में संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। आदिवासी जिले डूंगरपुर में अब तक 291 प्रवासी संक्रमित पाए जा चुके हैं। राज्य सरकार ने कहा है कि 21,000 लोगों को संस्थागत संगरोध केंद्रों में रखा गया है। क्वारंटीन के उल्लंघन के मामलों में अब तक 700 से ज्यादा लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इस बीच राज्य के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने बताया कि राजस्थान में मनरेगा के तहत श्रमिक नियोजन 40 लाख से ज्यादा लोगों का हो चुका है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। मध्य प्रदेश में अन्य राज्यों से लौटे श्रमिकों को सुनिश्चित रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राज्य में एक सर्वेक्षण किया जा रहा है। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य श्रमिकों को रोजगार के साथ साथ राज्य की संबल योजना से जोड़ना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कल से शुरू हुआ ये सर्वेक्षण 3 जून तक चलेगा। आधिकारिक जानकारी के अनुसार श्रम विभाग ने इस सर्वेक्षण से संबंधित एक कार्य योजना सभी कलेक्टरों को भेजी है। मजदूरों के सर्वेक्षण का कार्य ग्राम पंचायतों में पंचायत सचिव और रोजगार सहायकों द्वारा और शहरी क्षेत्रों में वार्ड प्रभारियों द्वारा मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जाएगा। सर्वेक्षण के बाद प्रवासी मजदूरों को विभिन्न सरकारी योजनाओं जैसे मनरेगा और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का लाभ मिल सकेगा। इस बीच अतिरिक्त मुख्य सचिव और राज्य नियंत्रण कक्ष प्रभारी ICP केशरी ने जानकारी दी है कि कोरोना के प्रकोप के कारण विभिन्न राज्यों में फंसे 5,45,000 मजदूरों को अब तक मध्य प्रदेश वापस लाया जा चुका है। श्री केशरी ने बताया कि अब तक 129 ट्रेनें राज्य में आ चुकी हैं और अभी कुछ और ट्रेनों के आने की संभावना है। वहीं राज्य के बाहर के लगभग 4,30,000 मजदूरों को भी बसों द्वारा उनके गृह राज्यों में पहुंचाया गया है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। लगातार बारिश के कारण पूर्वोत्तर राज्यों में जनजीवन अस्त व्यस्त है। मौसम विभाग ने असम के कई जिलों में अगले 2-3 दिन में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ आंधी और भारी वर्षा का अनुमान लगाया है। राज्य के 7 जिलों में करीब 2 लाख लोग बाढ़ की चपेट में हैं। ग्वालपाड़ा और तिनसुकिया जिलों में लगभग 9,000 लोगों ने राहत शिविरों में शरण ले रखी है। अरुणाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिन में हुई भारी वर्षा ने राज्य भर में कई स्थानों पर जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। बारिश के कारण बाढ़ और भूस्खलन से कई आंतरिक स्थानों पर सड़क संपर्क टूट गया है। दिबांग वैली जिले में सोमवार को भूस्खलन के कारण एक परिवार के 3 लोगों की जान चली गई। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। ईस्ट सियांग जिला प्रशासन ने एक एडवाइजरी में लोगों को सिसरी पुल के माध्यम से पासीघाट रोइंग मार्ग का उपयोग न करने को कहा है। पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश के चलते उस मार्ग के कई हिस्सों में चट्टान खिसकने की सूचना के चलते प्रशासन ने यह एडवाइजरी जारी की है। राज्य सरकार ने सभी जिला उपायुक्तों और आपदा प्रबंधन विभाग को नियमित तौर पर स्थिति की निगरानी के लिए निर्देश जारी किए हैं। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, ईटानगर। और अब एक नजर देश के विभिन्न भागों में आज के मौसम के पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तेज गर्मी जारी रहेगी और अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। पश्चिम भाग की बात करें तो मुंबई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। दक्षिण चलें तो चेन्नई में भी बादल छाए रहने का अनुमान है। तापमान 30 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। पूरब की बात करें तो कोलकाता में बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ वर्षा हो सकती है। अधिकतम तापमान 35 और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। उत्तर चले तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 25 डिग्री और अधिकतम 42 डिग्री सेल्सियस रहेगा। आसमान साफ रहेगा लेकिन दोपहर बाद या शाम तक बादल घिरने का अनुमान है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 13 डिग्री और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। आसमान साफ रहेगा लेकिन दोपहर बाद या शाम तक बादल घिर सकते हैं। मौसम विभाग ने गिलगित में न्यूनतम तापमान 13
डिग्री और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस रहने और आसमान साफ रहने का अनुमान व्यक्त किया है। मुजफ्फराबाद में भी आसमान साफ रहेगा, लेकिन दोपहर या शाम तक बादल घिर सकते हैं। न्यूनतम तापमान 19 डिग्री और अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। समाचार कक्ष से अलका सिंह। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग फोन इन कार्यक्रम संवाद में आज रेलवे पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित करेगा। कार्यक्रम FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर शाम 7:10 से प्रसारित होगा। श्रोता स्टूडियो में फोन कर विशेषज्ञों से यात्री रेलगाड़ियों के बारे में सवाल पूछ सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-115767। स्टूडियो में 011-2331-4444 पर फोन कर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम रात 9:30 से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। श्रोता स्टूडियो में सीधे फोन कर विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 011-233-14444। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला में कोविड-19 महामारी के बारे में वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञों की राय से अवगत कराता है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने लोगों से, विशेषकर अधिक संक्रमण वाले क्षेत्र के लोगों से कोरोना संक्रमण फैलाव की श्रृंखला तोड़ने के लिए लॉकडाउन उपायों का सख्ती से पालन करने की अपील की है। Currently, we have to be aggressive in social distancing, hand washing, and quarantine, and this is more and more important in the hotspots. I would advise everyone, especially those who are in the hotspots, to really sincerely, as citizens in a patriotic manner, observe this lockdown, because if we observe this lockdown in a sincere manner, we will be able to break the chain of spread and we will be able to bring down cases and be able to prevent deaths and conquer corona in India. ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/हिंदी पर भी उपलब्ध हैं। और सिद्धार्थ, अब आप बताएं कि आज के अखबारों में कौन कौन सी सुर्खियां छाई हुई हैं। जी मुकेश, अगर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर नजर डालें तो लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन के बीच बढ़ती तनातनी की खबर सभी समाचार पत्रों में है। जनसत्ता की सुर्खी है, लद्दाख में नियंत्रण रेखा पर सैनिक बढ़ाएगा भारत। दैनिक जागरण का शीर्षक है, चीन का होगा डटकर मुकाबला। हिंदुस्तान के अनुसार चीन सीमा पर प्रोजेक्ट बंद नहीं करेगा भारत। पंजाब केसरी की सुर्खी है, चीन की हर चाल पर है भारत की पैनी नजर। हिंदुस्तान की सुर्खी है, देश में कोरोना से मृत्यु दर 3% से कम हुई। अमर उजाला का शीर्षक है, 60,000 से ज्यादा स्वस्थ, रिकवरी रेट 41.6 हुआ। कोविड-19 पर प्रोफेसर GVS मूर्ति का अनुमान देते हुए राष्ट्रीय सहारा लिखता है, भारत में नहीं होंगी 8,000 से ज्यादा मौतें। नवभारत टाइम्स ने ICMR के हवाले से लिखा, इलाज में जारी रहेगा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन का इस्तेमाल, वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल जल्द। पत्र लिखता है, दिल्ली में 7 दिन में पहली बार नए मरीज 500 से नीचे। पंजाब केसरी लिखता है, महाराष्ट्र सरकार में सियासी हलचल, कोरोना से निपटने के मामले पर शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस में मतभेद। भाजपा ने की राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग। राष्ट्रीय सहारा लिखता है, राहुल बोले, हम महाराष्ट्र में प्रमुख भूमिका में नहीं। अमर उजाला ने सुप्रीम कोर्ट के केंद्र और रिजर्व बैंक से मांगा जवाब, EMI में 3 माह की छूट तो ब्याज क्यों। याचिका में दावा, EMI से छूट लेने पर ग्राहकों से इस अवधि के दौरान चक्रवृद्धि ब्याज वसूला जा रहा है, ऐसे में छूट का उद्देश्य ही खत्म। देश भर में भीषण गर्मी के प्रकोप पर दैनिक जागरण की टिप्पणी है, अब 47 डिग्री पार हुआ राजधानी का पारा। राजस्थान पत्रिका ने 9 तपा का कहर जारी देते हुए लिखा है, चूरू दुनिया का सबसे गर्म शहर। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, कोविड-19 संक्रमण और मृत्यु दर वैश्विक औसत की तुलना में भारत की स्थिति बेहतर। स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों से संक्रमण का प्रसार रोकने के लिए बार बार हाथ धोने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की। स्वदेश लौट रहे लोगों के लिए होटल संगरोध की अवधि 14 दिन से घटाकर 7 दिन की गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 लाख प्रवासी श्रमिकों की कौशल स्तर का डेटाबेस तैयार किया। प्रवासी आयोग इनके लिए रोजगार सुनिश्चित करेगा। देश में ही निर्मित हल्के लड़ाकू विमान तेजस के दूसरे स्क्वाड्रन का संचालन आज तमिलनाडु के सुलूर बेस से शुरू। और लगातार बारिश से पूर्वोत्तर राज्यों में जनजीवन अस्त व्यस्त।
इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।